Hello everyone, how are you all? Hope you are all doing great. And this is Anuj, and I welcome you back in my another video on filing of forms under CIRP process. Guys, as you are all aware that I have already recorded a video on filing of forms on under the assignment of CIRP, and that was part one, जिसमें कि मैंने कुछ एक फॉर्म्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। और ये जो वीडियो है हमारी दूसरी वीडियो है, और इसमें जो फॉर्म्स उस वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाई थी, उन तमाम फॉर्म्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोनों मिला करके दोनों ही वीडियो यदि आप देखते हैं तो इससे आपको सीआरपी प्रोसेस जो है उसमें जितने भी फॉर्म्स की डिस्कशन की गई है के बारे में बताया गया है, वो आपका कवर अप हो जाएगा। एक चीज़ ये बताऊं कि जो हमारे प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, उस वीडियो पे हमने फॉर्म्स जो सीआरपी रेगुलेशंस के अंदर दी गई थी, फॉर्म ए से लेकर के फॉर्म एच तक की डिस्कशन हमने किया है। और वो जो फॉर्म्स है उसका ऑब्जेक्ट पब्लिक अनाउंसमेंट, क्लेम सबमिशन, यूआई इशू, ठीक है, कंप्लाइंस सर्टिफिकेट, वो तमाम चीज़ों के लिए था। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिवली जो बात आज करने वाले हैं वो रेगुलेशन 40B, जो आईबीबीआई सीआरपी रेगुलेशंस के अंदर रेगुलेशन 40B है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये जो आज का वीडियो है एक्सक्लूसिवली रेगुलेशन 40B के ऊपर ही बात होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो के अंदर जो हमने फॉर्म्स के ऊपर बात करनी है वो रेगुलेशन 40B के अंदर दिया गया है। तो ये रेगुलेशन 40B क्या है, इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा इंट्रो पे बात करेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द फॉर्म्स। ठीक है, रेगुलेशन 40B, ये जो हमारा आईबीबीआई सीआरपी रेगुलेशंस हैं, प्रिस्क्राइब्ड ऑब्लिगेशंस ऑफ द रेजुलेशन प्रोफेशनल्स। ये जो रेगुलेशंस हैं 40B, वो आरपी के ऊपर कुछ एक ऑब्लिगेशंस कास्ट करती है और आईआरपी के ऊपर, ठीक है, टू सबमिट अ स्पेसिफिक फॉर्म्स। ठीक है, रेगुलेशन 40B ये कहता है कि जो आईआरपी और आरपी हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं कि वो सीआरपी प्रोसेस के दरमियान कुछ एक फॉर्म्स को फाइल करें। ठीक है, किसको फाइल करना है? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को फाइल करना है। थर्ड जो इसमें चीज़ें हैं कि फॉर्म्स फॉर्म्स की जो फाइलिंग की जानी है वो विद इन प्रिस्क्राइब टाइमलाइन के अंदर करना है, विद इन प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम के अंदर करना है। ठीक है, दीज फाइलिंग्स आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंसेस। ठीक है, कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, एंड एफिशिएंट रेगुलेटरी ओवरसाइट ड्यूरिंग द सीआरपी प्रोसेस। ठीक है, तो हमारा ये जो पैरा है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है गाइस, ये हमारा जो पैरा है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे में और बताना चाहूंगा। ये जो रेगुलेशन 40B, ठीक है, ऑफ किसका? आई बी बी आई सी आई आर पी, ठीक है, रेगुलेशन 2016। ठीक है, दिस रेगुलेशन कास्ट ऑब्लिगेशंस ऑन आईआरपी और आरपी। ठीक है, ये जो आईआरपी है, ठीक है, और आरपी है, इन दोनों के ऊपर कुछ एक ऑब्लिगेशन कास्ट करती है। ऑब्लिगेशंस की ये फॉर्म्स को फाइल करेंगे। ठीक है, फॉर्म्स फाइल करेंगे। ये जो फॉर्म्स की फाइलिंग किसको होगा? तो ये फॉर्म्स की फाइलिंग आईबीबीआई को की जाएगी। इट मीन्स आईबीबीआई की जो पोर्टल है वहां पे की जाएगी। ठीक है, और ये फॉर्म्स की जो फाइलिंग होने वाली है, ठीक है, ये विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लाइन किया है, करना है। ठीक है, तो गाइज होप कि ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, रेगुलेशन 40B of IBBI CRP Regulation 2016 cast certain obligations on IRP or RP to file certain forms to the IBBI within prescribed timeline, and the objectives, यदि हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि ये जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि
इंश्योर कंप्लाइंसेस ऑफ सीआरपी प्रोसेस में जो कंप्लाइंस है टाइमलाइंस की, वो हुआ या ना हुआ उसको कम्युनिकेट करना है बीबीआई को। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना है कि बिकॉज यदि ये फॉर्म्स फाइल होते हैं तो इससे ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हम लोग अभी फॉर्म्स की डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। थर्ड, एफिशिएंट रेगुलेटरी ओवरसाइट। यदि एबीबीआई को ये चेकआउट करना है कि पर्टिकुलर असाइनमेंट्स की रेगुलेटरी ओवरसाइट क्या है, कि उसमें कब कब कौन सी काम हुई है, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो इन फॉर्म्स के जरिए पता चलेगा, ठीक है। सो दीज आर द objectives: compliance, transparency, and efficient regulatory oversight during the CRP process. ठीक है, hope now this regulation is very much clear for all of you, right guys? अब जो फर्स्ट ऑफ फॉर्म है इसका CRP 1, ठीक है, हम लोग इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो CRP 1 होता क्या है, ठीक है, कब हमारे को फाइल करना है, इस फॉर्म को कितने दिनों में फाइल किया जाना है, कौन फाइल करेगा, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो देखो कि सीआरपी फॉर्म्स जो होता है, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी टिल द इशू ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट। एज यू आर ऑल वेल अवेयर दैट कि जब सीआरपी स्टार्ट होता है ना, CIRP स्टार्ट हुआ, सीआरपी स्टार्ट होते ही क्या होता है, IRP की अपॉइंटमेंट होती है ना, IRP की अपॉइंटमेंट प्लस डिक्लेरेशन ऑफ मोरोटोरियम, ठीक है। जो मोरोटोरियम अंडर सेक्शन 13 है वो डिक्लेयर हो जाती है, IRP की अपॉइंटमेंट हो जाती है, ठीक है। जिस दिन सीआरपी स्टार्ट होगा ये दो काम हो जाएगा, ठीक है, IRP की अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम। अब जिस डेट को सीआरपी स्टार्ट हो गया उसको डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सीआरपी हम लोग कहते हैं, ICD, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, ICD, ठीक है। उस दिन से इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो गया और उसके विदिन 3 डेज, ठीक है, विदिन 3 डेज, within 3 days from ICD, insolvency commencement date, ठीक है, you need to submit public announcement। क्या करना है आपको, PA जिसको बोलते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट हमारे को देना पड़ता है। द पर्पस ऑफ गिविंग पब्लिक अनाउंसमेंट इज टू make aware to the world, to the outsider of the company, that there is insolvency, ठीक है, which has been commenced against the particular corporate debtor। CD के against insolvency start हो गया है, and if you are having any claims on the CD, then you can submit your claims to the IRP or the RP within the statutory timelines which is prescribed under public announcement, ठीक है। तो पब्लिक अनाउंसमेंट का जो पर्पस यही होता है कि जो आउटसाइडर्स हैं, ठीक है, जो स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी को, उसको अवेयर करना, उनको एक इंटीमेशन देना कि कंपनी के अगेंस्ट सीआरपी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो दिस इज द मेन इंटेंट ऑफ इशूइंग पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया। अब जो सीआरपी फॉर्म्स है हमारे को फाइल करना है, तो सीआरपी फॉर्म्स पब्लिक अनाउंसमेंट जो है हमारा, जिस दिन भी सीआरपी स्टार्ट हुई उस दिन से लेकर के पब्लिक अनाउंसमेंट जिस दिन तक होती है उस दिन की इंफॉर्मेशन हमारे को किस में देना है, CRP फॉर्म्स 1 के अंदर देना है, ठीक है। तो ये जो टेन्योर है ना यहाँ से, इसके लिए हमारे को CIRP फॉर्म 1 फाइल करना है, CRP 1 फॉर्म जो है हमारे को फाइल करना है। तो कह सकते हो कि ये विदिन जिस दिन हमारे को ये 3 दिन की इंफॉर्मेशन होंगे, सीआरपी स्टार्ट जिस दिन हुआ उस दिन से लेकर के पब्लिक अनाउंसमेंट डेट तक की इंफॉर्मेशन हमारे को देना है। तो गाइज आप सोचो कि ये तो बहुत ही छोटी सी टेन्योर है, इसमें तो ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट होती नहीं है, क्योंकि अभी पब्लिक अनाउंस सीआरपी स्टार्ट हुआ और पब्लिक अनाउंसमेंट दिया। तो बेसिकली इस फॉर्म्स के अंदर हमारे को कौन कौन से इंफॉर्मेशन देने हैं, ठीक है, कितने दिनों में इसको फाइल करने हैं वो देख लेते हैं। तो दिस इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ IRP, जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उनका डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ CD कॉर्पोरेट डेटा जो है जिसके अगेंस्ट CRP स्टार्ट हुआ उसका डिटेल्स, एंड द डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट जिसने एप्लीकेशन फाइल किया था फॉर इनिशिएशन ऑफ CRP, ठीक है, एडमिशन ऑफ एप्लीकेशंस बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है, किस दिन दिया गया, कौन से न्यूज़पेपर में दिया गया, ये सारे इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ सजेस्टेड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यदि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की अपॉइंटमेंट होने हैं CD में, यदि वो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं कॉर्पोरेट डेटर का, तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की अपॉइंटमेंट भी की जानी है, यदि नहीं है तो अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नॉन कंप्लाइंसेस यदि कुछ होता है, ठीक है,
तो वो भी इंफॉर्मेशन हमारे को, जैसे नॉन कंप्लायंसेस यहाँ पे क्या हो सकता है, मोस्टली हम विद इन 3 days पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर पाए, दिस कैन बी वन ऑफ द नॉन कंप्लायंसेस, ठीक है। तो विद इन द प्रोविजन ऑफ द कोड, तो ये सारी चीजें हमारे को देना है। फिर से एक बार रिकैप करते हैं, तो इस पर्टिकुलर फॉर्म जो CRP1 फॉर्म है, इस फॉर्म्स के अंदर आपको जो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, डिटेल्स ऑफ IRP, डिटेल्स ऑफ CD, डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट एंड एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, बाई ए मीन्स कौन सा एनसीएलटी ने एप्लीकेशन मतलब CRP स्टार्ट की, बेंच ऑफ एनसीएलटी हमारे को मेंशन करना है, और डिटेल्स ऑफ नॉन कंप्लायंसेस इफ देयर इज एनी नॉन कंप्लायंसेस होती है तो, ठीक है। नाउ ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे को इसके अंदर प्रोवाइड करने हैं। होप दिस इज वेरी मच क्लियर। नाउ who can file these forms guys, it's very obvious कि अभी तो IRP होगा, 30 days तक तो IRP होते हैं कंपनी में, तो IRP इस फॉर्म को फाइल करेगा, ठीक है। सेकेंड, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस फॉर्म्स, तो विद इन 7 days, ठीक है, विद इन 7 days ऑफ मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट, जिस भी दिन पब्लिक अनाउंसमेंट दी जाती है उसके अगले 7 दिन के अंदर आपको CRP फॉर्म 1 को फाइल करना है, ठीक है। तो दिस इज द ड्यू डेट ऑफ, सपोज करो कि 3rd of April को हमने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया, तो फ्रॉम 3rd of April, ठीक है, 7 दिन आप ले लो, 10 तारीख तक आपको, 10 अप्रैल तक आपको क्या करना है, CRP फॉर्म 1 फाइल करना है, ठीक है। ये हमारा ड्यू डेट हो गया है। एक चीज जो इस प्रेजेंटेशन में नहीं कैप्चर किया गया है कि यदि हम लोग ड्यू डेट के अंदर ये फॉर्म्स को फाइल नहीं करते तो व्हाट विल हैपन, तो गाइस यस देयर इज कॉन्सिक्वेंसेस। यदि आप CRP फॉर्म 1 और जितने भी अभी फॉर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे सभी फॉर्म्स के लिए प्रोविजन अप्लीकेबल होगा, यदि आप विद इन 7 days फॉर्म्स को फाइल नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी कितना, 500 रुपीज की पेनल्टी होगी, उसके ऊपर आपको क्या कह सकते हो, वो GST जो है 18% वो भी पे करना पड़ेगा। पेनल्टी बोलो उसको, लेट फाइन बोलो, लेट चार्जेस बोलो, जो भी बोलना है बोलो, बट यू नीड टू मेक अ पेमेंट टू द IBPI, ठीक है, और उसके ऊपर आपको GST भी लगेगा। बट जब विद इन ड्यू डेट फाइल कर रहे हो तो आपको कोई फाइलिंग फी देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। होप दिस CRP फॉर्म इज नाउ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नाउ द सेकेंड फॉर्म्स जो हमारे को फाइल करने हैं, CRP फॉर्म 2, ठीक है। ये CRP फॉर्म 2 क्या है उसको हम लोग देखते हैं। फ्रॉम पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट वाली डेट तक की हमने इन्फॉर्मेशन CRP फॉर्म 1 में दे दिया, तो ऑब्वियस है कि पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद जो भी डेवलपमेंट होगा उसका इन्फॉर्मेशन हमारे को देना पड़ेगा, है ना। तो वो इन्फॉर्मेशन हम IBPI को प्रोवाइड करते हैं CRP फॉर्म 2 में। तो कब तक की इन्फॉर्मेशन देना है, तो पब्लिक अनाउंसमेंट से लेकर के कंफर्मेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ IRP। so guys as you are aware that कि सेक्शन जो 22 है IBC के अंदर, वो कहता है कि जो IRP है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है एज अ RP, IRP को कंटिन्यू किया जा सकता है एज अ RP। फर्दर COC इज ऑल्सो हैविंग पावर, और कह सकते हो कि COC को ऐसा लगता है कि IRP को चेंज की जानी चाहिए, तो IRP को चेंज कर दिया जाएगा और दूसरे बंदे को RP बनाया जाएगा, ठीक है। तो जिस भी दिन रिप्लेसमेंट होती है इन द फर्स्ट COC मीटिंग, यही है कि विद इन 30 days हमारे को फर्स्ट COC मीटिंग करना है फ्रॉम द ICD। तो फर्स्ट COC मीटिंग में एक एजेंडा होगा, उस एजेंडा में IRP को RP बना दिया जाएगा या फिर IRP को चेंज करके दूसरे व्यक्ति को RP बनाया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोविजन। तो in CRP form 2 we need to provide the detail from the date of the public announcement till the date of replacement or confirmation of IRP, ठीक है। नाउ दिस इसको भी हमारे को आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या कब हमारे को फॉर्म फाइल करने हैं। नाउ व्हाट आर द डिटेल्स टू बी गिवन इन दिस फॉर्म, तो दिस इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यदि CD में AR की अपॉइंटमेंट होनी है तो उसका डिटेल्स भी हमारे को देना है ना। फॉर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के लिए टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट, IRP के ड्यूटी बनता है कि ICD स्टार्ट कमेंसमेंट के बाद जो CD का कंट्रोल कौन लेगा, IRP अपने हाथ में लेंगे, बिकॉज जो बोर्ड होता है कंपनी का वो सस्पेंड हो जाता है एंड ऑल द पावर of the board of director waste in the hand of IRP. So it becomes very much important for IRP to take the control of CD in
his hand and run the process as a going concern. ठीक है. Receipt and verification of the claims, as you are aware that कि within 14 days from the date of the public announcement, all the stakeholders who is having claim on the corporate data need to submit claims to the IRP. तो इस फॉर्म्स के अंदर हमारे को रिसिप्ट ऑफ क्लेम एंड वेरिफिकेशन ऑफ द क्लेम्स की डिटेल्स भी देना है, हमारे पास कितने की क्लेम्स आई, ठीक है, कितना हमने कब वेरीफाई किया, उसका भी डिटेल्स, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स की भी डिटेल देना पड़ेगा. अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, क्लेम आने के बाद हमारे को क्या करना है, क्लेम को वेरीफाई करना है एंड ऑन दैट बेसिस वी नीड टू कॉन्स्टिट्यूट कमेटी ऑफ द क्रेडिटर्स. सो सीओसी कॉन्स्टिट्यूशंस का भी डिटेल्स इस सीआरपी फॉर्म 2 के अंदर हमारे को देना है. फर्स्ट मीटिंग की डिटेल्स, as you are aware कि first meeting to be held within 30 days from the date of ICD. So details of first COC meetings to be also given in this CRP form. 2. Confirmation oblique replacement of IRP की confirmation या replacement की information भी देने हैं. Application seeking cooperation of management if we have filed 192 applications, जो सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 के अंदर एप्लीकेशन फाइल किया जाता है फॉर सीकिंग कॉपरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स और सस्पेंडेड मैनेजमेंट ऑफ द सीडी. तो उसकी डिटेल्स भी हम लोगों को इस फॉर्म्स के अंदर देना पड़ता है. एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो भी एक्सपेंस इनकर्ड किया गया है आईआरपी के द्वारा, ठीक है, उसका डिटेल्स जाएगा. रिलेशनशिप ऑफ आईआरपी विथ सीडी. देखो प्रोसेस के अंदर ये भी है कि जब अपॉइंटमेंट होता है आईआरपी का या फिर आरपी का या फिर कोई भी प्रोफेशनल, तो उसका एक डिस्क्लोजर हमारे को सबमिट करना पड़ता है किसको, रिस्पेक्टिव आईपी एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जिसके साथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की इनरोलमेंट हो रखा है या फिर जिसका मेंबर्स है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उनको डिस्क्लोजर दी जाती है और वो डिस्क्लोजर विद इन 3 days देना होता है. तो वो डिस्क्लोजर की इंफॉर्मेशन भी सीआरपी फॉर्म 2 के अंदर हमारे को प्रोवाइड करना पड़ेगा. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की डिटेल्स एंड प्रोफेशनल सपोर्ट यदि हमने किसी से लिया है इन द सेंस की आईपीई एंटिटी से हमने प्रोफेशनल सर्विसेज लेना है, ठीक है, सीआरपी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, तो वी नीड टू आल्सो प्रोवाइड दैट डिटेल्स इन सीआरपी फॉर्म 2. नॉन कंप्लायंसेस विद द प्रोविजन ऑफ द कोड. देखो जितने भी हम लोग फॉर्म फाइल करेंगे सीआरपी 1 से लेकर के सीआरपी 8 तक, ठीक है, और इन तमाम फॉर्म्स में यदि कोई भी नॉन कंप्लायंसेस है, ठीक है, उस टेन्योर में जो पर्टिकुलर फॉर्म की रिपोर्टिंग टेन्योर में, तो वी नीड टू डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म. तो इसी तरीके से सीआरपी फॉर्म 2 के अंदर भी यदि कोई नॉन कंप्लायंसेस हैं सीआरपी 2 की जो टेन्योर है उस बीच में, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे को सीआरपी 2 फॉर्म्स के अंदर देना है. नाउ who will file these forms? तो yes, this form shall be filed by the RP, क्योंकि IRP की तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा विद इन 30 days, और इस फॉर्म में हमारे को जो इंफॉर्मेशन देना है वो सीआरपी फॉर्म्स बेसिकली आईआरपी ही देगा, क्योंकि ये आईआरपी का टेन्योर का फॉर्म है, तो ये आईआरपी शैल फाइल दिस, ठीक है. और यदि आईआरपी को ही चेंज करके आरपी बनाया जाता है तो आरपी शैल उस वक्त उनकी कैपेसिटी आरपी होगी, बट दिस फॉर्म्स जो जिसकी फाइलिंग होनी है वो इन द मतलब आईआरपी के टेन्योर की फाइलिंग है, राइट. ड्यू डेट अगेन विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सीओसी. जिस भी दिन सीओसी की फॉर्मेशन होती है वहाँ से ये फॉर्म को फाइलिंग करने का. इसमें थोड़ा सा हमारे को चेक करने की है कि बिकॉज ये उस दिन से नहीं होगा, ये फॉर्म की फाइलिंग होगा जिस भी दिन मतलब रिप्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है, फॉर्मेशन की बात नहीं, जिस भी दिन रिप्लेसमेंट होता है आईआरपी का, जो फर्स्ट सीओसी मीटिंग होती है ना, और उस मीटिंग में सीओसी की अपॉइंटमेंट या फिर रिप्लेसमेंट जो भी डिसीजन ली जाती है, तो वहाँ से हमारे को ये फॉर्म विद इन 7 days फाइल करना है. तो लेट्स से कि हमारा फर्स्ट सीओसी मीटिंग जो है वो 4th of सपोज करो कि 3rd of April को हो जाती है, और इसमें हमने आईआरपी को आरपी बना दी है, तो यहाँ से विद इन 7 days हमारे को क्या करना है, फॉर्म को फाइल कर देना चाहिए, ठीक है. तो ये है, ये थोड़ी सी यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है इसके प्रेजेंटेशन में, ठीक है. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कहाँ से जिस भी दिन आईआरपी या आईआरपी की रिप्लेसमेंट होती है या फिर रिप्लेसमेंट हो
चेंजेस की जाती है, आईआरपी को चेंज करके दूसरा बना दिया जाता है, या फिर आईआरपी को आरपी कन्फर्म कर दिया जाता है, वहां से विदिन 7 डेज में हमारे को फॉर्म फाइल करने हैं, राइट। सेकेंड गाइज, जो हमारा फॉर्म CRP3 है, ठीक है, CRP फॉर्म 3 के अंदर क्या है, डिटेल्स हमारे को देना है, कब से कब तक की इन्फॉर्मेशन हमारे को प्रोवाइड करने है इस फॉर्म में। तो फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी टिल द इशू ऑफ आईएम टू द सीओसी मेंबर्स, जिस भी दिन आईआरपी को रिप्लेस किया जाता है या फिर कंफर्म किया जाता है उस दिन से, ठीक है, टिल द डेट ऑफ इशू ऑफ आईएम टू द सीओसी मेंबर्स। एज यू आर अवेयर दैट कि जो आरपी होगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को बनाएगा, और दैट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टू बी प्लेस्ड बिफोर द सीओसी मेंबर्स, एंड वो आईएम की सर्कुलेशन की जाएगी सीओसी मेंबर्स को अपॉन टेकिंग अंडरटेकिंग फ्रॉम कॉन्फिडेंशियल अंडरटेकिंग लेना होता है, और कॉन्फिडेंशियल अंडरटेकिंग लेने के बाद हमारे को वो चीज़ आईएम की डॉक्यूमेंट सीओसी मेंबर्स को दी जानी होती है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर हमारे को जो डिटेल्स देना है, जिस भी दिन आरपी की रिप्लेसमेंट हो रहा है या कंफर्मेशन हो रहा है, वहां से लेकर के जिस भी दिन आप आईएम को क्या करते हो, सीओसी मेंबर्स को देते हो, वहां तक की सारी इंफॉर्मेशन सीआरपी फॉर्म 3 के अंदर प्रोवाइड करानी है हमारे को, ठीक है। नाउ लेट्स से कि इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हमारे को देना है। तो दिस इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ आरपी, आरपी की डिटेल्स देना होगा, डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, 2 वैल्यूअर्स की अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अपॉइंटमेंट की डिटेल्स देना है, हैंडिंग ओवर रिकॉर्ड्स ऑफ द सीडी बाय आईआरपी टू आरपी, आईआरपी ने जितने भी रिकॉर्ड्स आरपी को हैंड ओवर किया है उसकी डिटेल्स इसमें देना है, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ सीडी, मैनेजमेंट जो है सीडी का, उसको आरपी ने कब टेक ओवर किया, ठीक है, वो भी डिटेल्स हमारे को इसमें देना होगा। एप्लीकेशन सीकिंग कॉपरेशन ऑफ मैनेजमेंट, यदि हमने मैनेजमेंट से कॉपरेशन हमारे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्या हमने उसके नॉन कॉपरेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल किया है नहीं किया, उसका भी डिटेल्स डालना है। डिटेल्स ऑफ आईएम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कब बनाया गया, ठीक है, कब सीओसी मेंबर्स को सर्कुलेट किया गया, ठीक है, कब उनसे कॉन्फिडेंशियल अंडरटेकिंग लिया, ठीक है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन भी हमारे को सीआरपी फॉर्म 3 में देना है। नॉन compliances with the provision of the code, if there is a non compliances during the tenure of the CRP form 3, then we need to also disclose that information in CRP form 3 as usual। हमने CRP 2 में देखा, CRP 1 में देखा, तो यहाँ पे भी नॉन compliances है कोई, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे को डिस्क्लोज करना पड़ेगा CRP form 3 के अंदर, राइट। नाउ who will file these forms? So these forms shall be filed by the resolution professionals, and due date of filing of these forms, so within 7 days from the within 7 days from the date of placing IM to the COC members, जो भी जिस भी डेट को हमने IM को प्लेस कर रहे हैं COC मेंबर्स को COC मीटिंग में, तो वहां से 7 दिन के अंदर हमारे को वो चीज देना पड़ेगा, ये CRP फॉर्म 3 फाइल करना पड़ेगा। तो जिस भी सीओसी मीटिंग में हमने आईएम को प्लेस किया, उसके अगले 7 दिन के अंदर वही आपको ये सीआरपी फॉर्म 3 फाइल करना होगा, ठीक है। नाउ सीआरपी फॉर्म 4 है। सीआरपी फॉर्म 4 क्या कहता है, तो इसके अंदर जो है वो है इशू ऑफ आईएम टिल इशू ऑफ आरएफआरपी, रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान। आरएफआरपी का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान। तो आईएम से लेकर के आरएफआरपी इशू की जो डेट है उसकी इंफॉर्मेशन, उस टेन्योर की इंफॉर्मेशन हमारे को सीआरपी फॉर्म्स के अंदर प्रोवाइड करानी है। नाउ व्हाट आर द इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड इन सीआरपी फॉर्म 4? तो इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड इन दिस फॉर्म इंक्लूड्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यूआई की जो डिटेल्स है वो देना है, आरएफआरपी यूआई क्या होता है, होप यू आर अवेयर, ठीक है, आरएफआरपी की डिटेल्स भी हमारे को प्रोवाइड करना है, एंड मॉडिफिकेशन देयर ऑफ, यदि आरएफआरपी में हमने कोई मॉडिफिकेशन किया है या फिर यूआई की जो है डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस डॉक्यूमेंट में कोई मॉडिफिकेशन किया है, तो वी नीड टू आल्सो प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन इन सीआरपी फॉर्म 4, ठीक है। एंड इवेल्युएशन मैट्रिक्स की भी डिटेल्स जाएगी ऑन जो मैट्रिक्स ऑन दैट बेसिस हम लोग जो पीआरए आएंगे उनकी इवेल्युएशन करेंगे, तो वी नीड टू आल्सो provide that information in CRP forms, and if there is any modification in evaluation matrix,
तो वी नीड टू ऑल्सो प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नॉन कंप्लायंसेस विद द प्रोविजन ऑफ द कोड and other applicable laws. If there is any non-compliances during the tenure of CRP Form 4, that is from issue date of IM till the date of issue of RFRP. If there is any non-compliances during this tenure, then we need to provide that information in CRP form as well. Now next question which arises, who will file these forms? तो अगेन इस फॉर्म को भी जो फाइल किया करेगा वो आरपी करेगा, ठीक है। एंड द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस फॉर्म, तो जिस भी दिन इशू ऑफ आईएम सॉरी इशू ऑफ आरएफआरपी होती है, ठीक है, तो वहां से 7 दिन के अंदर हमारे को फॉर्म को करना है, ठीक है। इशू ऑफ आरएफआरपी, इशू ऑफ आरएफआरपी, आरएफआरपी के साथ देखो, ये जो आरएफआरपी होता है ना, वो चीज आप समझो कि आरएफआरपी हम लोग किसको इशू करते हैं, ठीक है। ये आरएफआरपी जो होता है रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान, ये पीआरए को बेसिकली दी जाती है, ठीक है। पीआरए, जो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स आर दोज पर्संस हु विल बी सबमिटिंग रेजोल्यूशन प्लान्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। तो जिस भी दिन हम लोग ये क्या करेंगे, ये फॉर्म को हम लोग आरएफआरपी के साथ और भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाइस, आरएफआरपी होगा, आईएम होगा, ठीक है। तो दिस इंफॉर्मेशन वी नीड टू प्रोवाइड इन फॉर्म सीआरपी फॉर्म 4, ठीक है। नाउ सीआरपी फॉर्म 5 है। होप कि इसमें ड्यू डेट में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि जिस भी दिन आप आरएफआरपी को इशू करते हो ना, ठीक है, पीआरए को, उसके अगले 7 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म को फाइल करना है। यदि डिले होगा तो फिर से वही आपको 500 की पेनल्टी यहाँ पे देना पड़ सकता है, राइट। देना पड़ सकता है क्या, देना पड़ेगा। होप कि आपको ये क्लियर होगा। नाउ जो नेक्स्ट फॉर्म है सीआरपी फॉर्म 5, ठीक है, ये क्लोजर फॉर्म भी कहते हैं इसको। इशू ऑफ आरएफआरपी टिल द कंप्लीशन ऑफ द सीआरपी प्रोसेस। जिस भी दिन हम लोग आरएफआरपी इशू करते हैं उससे लेकर के जिस भी दिन तक सीआरपी प्रोसेस चलता है, ठीक है, वो तमाम इंफॉर्मेशन हमारे को इस फॉर्म के अंदर देना है। तो कह सकते हो कि इस फॉर्म की जो टेन्योर है काफी बड़ी टेन्योर होने वाली है, और इसमें वी नीड टू गिव अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज टेन्योर ज़्यादा होगा तो इवेंट्स उस टेन्योर में ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा इवेंट्स होंगे तो उसकी कैप्चरिंग भी हमारे को पर्टिकुलरली इस फॉर्म में करना पड़ेगा। तो दिस form is very much crucial and there are so many informations which we need to disclose in this particular form, ठीक है। तो लेट्स सी क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे को देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ अपडेटेड क्लेमेंट्स, जो क्लेम्स अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स हैं, ठीक है, तो उसकी डिटेल्स हमारे को इस फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करना है। अपडेटेड सीओसी, जो सीओसी की लेटेस्ट स्टेटस कौन क्या है, कौन कौन सीओसी मेंबर्स हैं, तो वी नीड टू गिव द अपडेटेड डिटेल्स ऑफ सीओसी इन पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर देना है। डिटेल्स ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स कौन कौन है, उनके भी डिटेल्स हमारे को इस फॉर्म के अंदर देना है। डिटेल्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स रिसिप्ट, हमने कितने रेजोल्यूशन प्लान्स रिसीव किया उसका भी इंफॉर्मेशन देना है। डिटेल्स ऑफ अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान्स बाय द सीओसी, ठीक है। एप्लीकेशन फाइल्ड विद एए फॉर द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, डिटेल्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय एए, इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है, यदि लिक्विडेशन स्टार्ट होती है तो उसके डिटेल्स इफ अप्लीकेबल, एक्सपेंसेस इनकर्ड, कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड किया गया है बाई आरपी, उसके भी है। डिटेल्स अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, यदि हमने कोई प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया है ड्यूरिंग द प्रोसेस तो उसका भी डिटेल्स हमारे को इस फॉर्म के अंदर देना है। रिलेशनशिप डिस्क्लोजर के बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की डिटेल्स हमारे को इसमें देना है, एंड प्रोफेशनल्स जो है उसका भी इन्फॉर्मेशन देना है। सपोर्ट यदि हमने ली है आईपीई से, उसकी डिस्क्लोजर इसमें देना है। नॉन कंप्लायंसेस हुए हैं तो इसके भी इंफॉर्मेशन हमारे को इस फॉर्म्स के अंदर प्रोवाइड करने हैं। सो यू कैन से कि इस फॉर्म्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन कैप्चर की गई है बहुत ही डिटेल्ड है, ठीक है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हमारे को इसमें देने हैं। तो ऐसा भी है कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो यू नीड टू चेक आउट द पर्टिकुलर फॉर्म
जिस भी फॉर्म्स के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, तो आप रेगुलेशन 40 ओपन करेंगे, उस रेगुलेशन में आप जाएंगे तो वहाँ से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस सीआरपी फॉर्म्स के अंदर हमें जो जो इन्फॉर्मेशन देने हैं उसकी एक समरी हमने यहाँ पे बना करके दी है। स्टिल आप मैं रेफर ये करूंगा कि आप रेगुलेशन को देखें, रेगुलेशंस में जाकर के आप पर्टिकुलर फॉर्म्स के बारे में चेक कीजिए, वहाँ पे आपको पूरे इन डेप्थ आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से फॉर्म्स कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म्स के अंदर दी जानी है। फाइलिंग रिक्वायरमेंट की कौन फाइल करेगा, तो अगेन दिस फॉर्म शैल बी फाइल्ड बाई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ड्यू डेट क्या होगा, तो ड्यू डेट होगा जिस भी दिन या तो अप्रूवल होती है या फिर रिजेक्शन होती है रेजोल्यूशन प्लान की। ठीक है, यदि रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है तो उसके अगले 7 दिन के अंदर हमारे को सीआरपी फॉर्म 5 सबमिट करना पड़ता है, या फिर लिक्विडेशन हो जाता है एनसीएलटी के द्वारा तो उसके अगले 7 दिन के अंदर ये फॉर्म्स को हमारे को फाइल करने हैं। ठीक है, तो ड्यू डेट के बारे में यहाँ पे लिखा है विद इन 7 days ऑफ अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 31 और इशू ऑफ द लिक्विडेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 33 एज द केस में बी। तो या तो अप्रूवल होगा रेजोल्यूशन प्लान बाई एनसीएलटी या फिर लिक्विडेशन होगा बाई एनसीएलटी। जिस भी दिन अप्रूवल होती है या लिक्विडेशन होती है उस दिन सीआरपी उस दिन के अगले 7 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म को सबमिट करना है। बट यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि इस फॉर्म्स को सीआरपी फॉर्म फाइल करने से पहले आपको सीआरपी कॉस्ट सीट की जो डिस्क्लोजर होती है या कह सकते हो वो आपको फाइल करना पड़ेगा आईपीए को, बिकॉज यू नीड टू ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ फाइलिंग ऑफ सीआरपी कॉस्ट फॉर्म टू द आईपीए, वो भी इस फॉर्म्स के अंदर देना पड़ेगा। तो यू नीड टू फर्स्ट सबमिट दैट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म को आप सबमिट कर पाएंगे। नाउ सीआरपी फॉर्म 6 गाइस, देखो ये जो सीआरपी फॉर्म 6 है इवेंट बेस्ड फॉर्म है, अलग अलग इवेंट्स होंगे तो इस फॉर्म्स को फाइल करना होता है। तो वी विल हैव टू चेक आउट कि कौन कौन से इवेंट्स अकर होने पे वी नीड टू फाइल दिस सीआरपी फॉर्म 6। तो लेट्स चेक आउट हियर। फर्स्ट, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस। यदि हम लोग अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन की फाइलिंग करते हैं जैसे कि प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस, एक्सटॉर्शनेट ट्रांजेक्शंस, ठीक है, तो वी नीड टू सबमिट दिस फॉर्म्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट नंबर बी हमारा ये है रेजिंग ऑफ इंटरिम फाइनेंस। इंटरिम फाइनेंस हम लोग यदि लेते हैं तो उसका डिटेल्स भी हमारे को इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इस रियल नंबर में वो हो गया था। इंटरिम फाइनेंस की डिटेल्स भी देनी है इफ देयर इज एनी इंटरिम फाइनेंस इन द सीडी। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय गारंटर ऑफ द सीडी। ठीक है, गारंटर के द्वारा यदि प्रोसेस स्टार्ट की जाती है तो उसका भी डिटेल्स हमारे को देना है। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड, जो सीआरपी पीरियड एज यू आर अवेयर दैट की सीआरपी प्रोसेस 180 डेज के अंदर कंप्लीट करना होता है। इफ द प्रोसेस कुड नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज एंड देयर आफ्टर देयर इज एक्सटेंशन, ठीक है, as per the provision of the code, then we need to also file this CRP form 6 providing details about the extension की details भी देना है। ठीक है, and similarly यदि exclusion होती है, ठीक है, स्टे कोई किसी भी तरीके का एक्सक्लूजन है तो वो डिटेल्स भी हमारे को सीआरपी फॉर्म 6 के अंदर देना पड़ेगा। प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ द सीआरपी, यदि अपील फाइल होता है, लेट से कि सीआरपी प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उसके बाद किसी ने अपील फाइल किया विच कॉस्ट कि सीआरपी प्रोसेस को क्लोज कर दिया गया, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं किया गया और सीआरपी ऑर्डर को स्टे कर दिया गया या फिर ख़त्म कर दिया गया या फिर सेटलमेंट हो जाती है किसी भी तरीके से या फिर विड्रॉवल हो जाती है। ठीक है, ऑल दिस can be considered as the premature closure of the CRP process. In that case, we need to also submit the CRP form 6 and we need to provide the details of the premature closure of the CRP. तो वो सारे तमाम इंफॉर्मेशन हमारे को सीआरपी फॉर्म 6 के अंदर प्रोवाइड करना होगा। रिक्वेस्ट फॉर लिक्विडेशन बिफोर कंप्लीशन ऑफ द सीआरपी। देखो सीआरपी प्रोसेस में एक प्रोविजन ये भी है कि if during the CRP process at any point of time COC considered that running CRP process till 180 days is not feasible because it will cause unnecessary expenses because there is no potential in the CD, तो प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना 180 डेज तक फिजिबल नहीं है या पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट कैन अननेसेसरी कॉस्ट टू द सीओसी मेंबर्स। सो थिंग इज दैट कंपनी को क्या कर दो, लिक्विडेट कर दो बिफोर कंप्लीशन ऑफ द सीआरपी। नाउ दिस टाइप ऑफ प्रोविजन इज आल्सो इन आईबीसी कोड।
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर लिक्विडेशन बिफोर कंप्लीशन ऑफ द सीआरपी. एंड इफ दिस रिक्वेस्ट इज दिस प्रोसेस इज डन इन द सीआरपी प्रोसेस, नाउ दिस इज टू बी इंटीमेटेड टू द आईबीबीआई इन सीआरपी फॉर्म 6. ठीक है, तो ये चीज, ये इवेंट्स अगर होता है तो हमारे को सीआरपी फॉर्म हमें भी फाइल करना है. नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान. Once the resolution plan is approved by the national company law tribunal, that is adjudicating authority, then that resolution plan is to be implemented during the tenure mentioned in the resolution plan. But any point of time ऐसा हो जाता है कि जो रेजोल्यूशन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन टेन्योर था, जितने दिन का रेजोल्यूशन प्लान था, उस टेन्योर में रेजोल्यूशन प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता ऑन द ग्राउंड व्हाट्सो एवर, जिस भी ग्राउंड पे वो नॉन इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो दैट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड इन सीआरपी फॉर्म 6. तो उसका भी डिटेल्स गाइज आपको सीआरपी फॉर्म 6 के अंदर आईबीबीआई को इंटीमेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीआरपी फॉर्म 6 के अंदर जो जब जब इवेंट्स, ये तमाम इवेंट्स अकर होंगे, तब तब हमारे को सीआरपी फॉर्म 6 फाइल करना होगा. ठीक है, तो ये चीज है. इवेंट बेस्ड फॉर्म है, जब इवेंट्स अकर होगी देन वी नीड टू फाइल दिस फॉर्म्स, इवेंट्स नहीं होगी तो वी डोंट हैव टू फाइल दिस फॉर्म. ठीक है, अगेन फाइलिंग रिक्वायरमेंट, हु विल फाइल दिस फॉर्म्स. सो यस, दिस फॉर्म कैन बी फाइल्ड बाय आईआरपी और आरपी. ठीक है, जो भी जिस भी कैपेसिटी में आप काम कर रहे हो और ये इवेंट हो रही है, तो आपको फाइल करना होगा. ड्यू डेट अगेन विदिन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ, विदिन 7 days होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट्स. जो भी इवेंट्स अकर होती है उसके अगले 7 दिन के अंदर आपको इंटीमेट करना होगा वो इवेंट्स सीआरपी फॉर्म 6 के अंदर टू द आईबीबीआई. इफ देयर इज अ डिले इन द फाइलिंग ऑफ द फॉर्म्स, यस, यू नीड टू पे फाइलिंग फी अलॉन्ग विद जीएसटी टू द आईबीबीआई. बस कॉन्सिक्वेंसेस इतना इतना ही है. ठीक है, नाउ सीआरपी फॉर्म 7. अगेन दिस फॉर्म इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इस फॉर्म्स के अंदर जो हमारे को इन्फॉर्मेशन देने हैं, वो गाइस, वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन से होने वाले हैं वो देखते हैं. सीआरपी फॉर्म 7. एक्टिविटी रिक्वायरिंग फाइलिंग ऑफ सीआरपी फॉर्म 7 इफ नॉट कंप्लीटेड बाय द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. देखो, यहाँ पे भी कुछ एक इवेंट्स दिया गया है. ठीक है, ऑल दो सीआरपी प्रोसेस हमारे को ये बतलाता है कि हर काम को करने की एक अपनी टाइमलाइन होती है. उस टाइमलाइन के अंदर ही आपको सीआरपी प्रोसेस के अंदर काम को करना है, इसीलिए तो इसको टाइम बाउंड प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, बट ऐसे भी कई एक बार सिचुएशन होती है जब हम लोग पर्टिकुलर इवेंट्स को, पर्टिकुलर काम को उस टाइमलाइन में नहीं कर पाते हैं. जब वो टाइमलाइन में हम वो काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजन, जो भी है डिफिकल्टीज की वजह से हम लोग काम नहीं कर पाए विद इन टाइमलाइन, तो उसका ये है कि वी नीड टू इंटीमेट दैट इंफॉर्मेशन, दैट इंसिडेंट टू द आईबीबीआई, ताकि आईबीबीआई को भी पता रह सके कि इस पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलर काम ऑन टाइम नहीं हुआ था. ठीक है, और जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक आपको ये इन्फॉर्मेशन क्या करना है, सर्कुलेट, मतलब सीआरपी फॉर्म 7 फाइल करते रहने हैं. अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एज वी नीड टू, एज वी आर अवेयर कि जो पब्लिक अनाउंसमेंट है, ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी प्रोसेस, वी नीड टू गिव द पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 3 days from the date of the public from the date of commencement of CRP process. जिस भी दिन CRP प्रोसेस स्टार्ट होती है, ICD से अगले 3 दिन के अंदर हमारे को पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ता है. ठीक है, इन 2 न्यूज़पेपर, वन इज इन रीजनल, अदर वन इन इंग्लिश. ठीक है, तो वी नीड टू give the public announcement within 3 days, but unfortunately we could not give the public announcement within 3 days. हमने 4th या 5th days में दिया, या फिर हो सकता है 50 days में दिया, कुछ भी रीजन हो, बट हमने टाइम से नहीं दिया. तो जब हमने ये काम टाइम से नहीं किया तो वी नीड टू फाइल सीआरपी फॉर्म 7 फॉर दैट, disclosing to the IBBI that we could not give the public announcement within 3 days, और जो भी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उसमें हमने वो काम को नहीं कर पाया. ठीक है, ये फॉर्म आपको करते रहने होंगे. ठीक है, जिस भी दिन, सपोज करो कि टी, एक एग्जांपल से मैं समझाने, T+3 में हमारे को काम करना है. लेट से कि 1/4/2025 को हमारा आईसीडी हुआ. ठीक है, हमारे को इस फॉर्म को कितने, 1 से लेकर के 3 दिन में हमारे को कर देना चाहिए विद इन 3 days. तो हम लोग को ये 3, हमने मान के चलो कि हमारे को 1 तारीख को ऑर्डर मिल गया था, तो यहाँ से हमारे को
इंक्लूडिंग मैं इसको काउंट कर रहा हूँ कि 3 दिन में यहाँ पे मान के चलो एक को मैंने हटा दिया, एक को हमारे को लेट ऑर्डर मिला है जो भी है, तो 4 तारीख को हमारे 3 दिन पूरा हो रहे हैं। ठीक है, 1/4/25 इस डेट तक हमारे को क्या करना था, पब्लिक अनाउंसमेंट देना था। हमने क्या किया, पब्लिक अनाउंसमेंट इस डेट पे नहीं दिया। हमने पब्लिक अनाउंसमेंट हमने कब दिया जी, यहाँ से हमने मान के चलो 14 को दिया। ठीक है, 14 अप्रैल को दिया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसके 7 दिन के अंदर हमारे को इसकी रिपोर्टिंग करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसके विदिन विदिन 7 डेज, ठीक है, जिस भी दिन हमारे को ये करना था, ठीक है, 11 तारीख तक हमारे को ये फॉर्म फाइल करना पड़ जाएगा। 11/4/25, ठीक है, इस दिन को हमारे को ये फॉर्म फाइल कर देना चाहिए। ठीक है, इंटीमेट करना पड़ेगा सीआरपी फॉर्म 7 के अंदर, क्योंकि विद इन 7 डेज सीआरपी फॉर्म 7 की फाइलिंग होती है फ्रॉम द डेट ऑफ, जिस भी दिन हमारे को काम करना था नहीं हो पाया उसके अगले 7 दिन के अंदर आप उसको बता दो। और नेक्स्ट जो सीआरपी फॉर्म 7 होगा विद इन 30 डेज होगा, 30 डेज। ठीक है, यदि स्टिल ये कंप्लाइंस नहीं हो पाता, लेट से कि ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट हमने 14 तारीख तक भी नहीं कर पाए, हमने इसको मान के चलो 15/5/25 को करते हैं, इस डेट पे नहीं करके 15/5 पे किया, तो अगेन हमारे को 30 डेज के बाद ये फॉर्म अगेन सीआरपी फॉर्म 7 को फाइल करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब तक इवेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तब तक हमारे को ये डिस्क्लोजर देते रहना पड़ेगा सीआरपी फॉर्म्स में। एवरी 30 डेज के अंदर हमारे को ये फॉर्म 7 फाइल होता रहेगा वंस द इवेंट्स इज कंप्लीट। ठीक है, यदि कि सपोज करो 15 को हमने फॉर्म फाइल कर दिया, तो आगे हमारे को कंटिन्यू सीआरपी फॉर्म फाइल नहीं करना होगा। ठीक है, बट इसी तरीके से 15/6 को हम लोग करते हैं तो हमारे को 3 सीआरपी 7 फॉर्म फाइल करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्रक्स इसका ये है कि सीआरपी फॉर्म्स जो 7 है विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इवेंट्स, जिस भी दिन काम होना था, जो ये काम यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि हमारे को पब्लिक अनाउंसमेंट करना था विद इन से 3 डेज, वो नहीं किया, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी नहीं हो पाया 30th डे में। ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन में जो मेमोरेंडम है वो हम लोग नहीं सर्कुलेट कर पाए, जो भी टाइमलाइन है इसका 98 डेज में। ठीक है, वो नहीं हो पाया, या फिर आरएफआरपी हम लोग नहीं इशू कर पाए विद इन स्टिपुलेटेड टाइमलाइन, या फिर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टू द कमिटी, है ना, आईएम आरएफआरपी, ये सारे चीज किसको जाता है, इनको देना पड़ता है प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को। ठीक है, आईएम सीओसी के सामने हमारे को रखना पड़ता है, वो नहीं कर पाया, या फिर आरएफआरपी सर्कुलेट नहीं कर पाए, तो सीआरपी कंप्लीट नहीं हो पाया विद इन 180 डेज। सो दीज आर द सम इवेंट्स जब हमारे को सीआरपी फॉर्म 7 को फाइल करना पड़ता है। तो जिस भी दिन वो इवेंट्स को होना था उस दिन नहीं हो पाया, तो उसके अगले 7 दिन के अंदर आपको सीआरपी फॉर्म 7 फाइल करना है, और तब तक करते रहना है जब तक कि वो इवेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाए। सीआरपी फॉर्म शैल बी फाइल विद इन एवरी 30 डेज, हर अगले 30 दिन के अंदर आपको फाइल करते रहना है जब तक कि वो काम कंप्लीट नहीं हो जाए। सपोज करो कि एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल होता है कि हमारा सीआरपी फॉर्म 7 फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ द सीआरपी प्रोसेस विद इन 180 डेज, 180 डेज के अंदर हमारा सीआरपी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया, तो 180 डेज के अगले 7 दिन के अंदर आपको सीआरपी फॉर्म फाइल करना होगा। और उस दिन के बाद, ठीक है, जिस भी दिन सीआरपी फॉर्म फाइल किया मीन्स 187 के बाद अगले नेक्स्ट 30 डेज में, फिर उसके अगले नेक्स्ट 30 डेज में सो ऑन करते रहना है जब तक कि ये सीआरपी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए। होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फाइलिंग कौन करेगा, आईआरपी आरपी जो भी है वो कर लेगा। ठीक है गाइस, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई टेक्निकलिटीज है, आपको क्लियर हो गया होगा, बट मैं थोड़ा सा एक बारी और रिकैप करके इसको और डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मतलब लोगों को कंफ्यूजन इसमें रहता है। तो मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि गाइस, लेट्स से कि ये सीआरपी फॉर्म्स की फाइल करने की जो ड्यू डेट है इन 7 डेज, ठीक है, 7 दिन के अंदर हमारे को फॉर्म फाइल करने होते हैं। कब, जिस भी दिन ये सारे इवेंट्स ड्यू होती है, ठीक है, उसके अगले 7 दिन में आपको ये इवेंट्स जब ड्यू हो रही है और ये इवेंट्स आप नहीं कर पाते हैं, तो उसके अगले 7 दिन में आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा आईबीबीआई को। लेट से कि हमारा सीआरपी प्रोसेस 180 डेज में
क्या हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। तो 187th डे पे, ठीक है, ये जो 7 दिन है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग सीआरपी फॉर्म 7 फाइल कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद सीआरपी फॉर्म 7 फाइल हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ से फिर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, ठीक है, 30 डेज में यहाँ पे हमारे को सीआरपी फॉर्म 7 फाइल होगा। फिर इसी तरीके से जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, अगले हर 30 दिन में आपको फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद देखो, ये जो फॉर्म्स है ना, ऑल दो 30 डेज में फाइल करना है, ये कैलेंडर डेज होते हैं, ठीक है, बट ये फॉर्म आपके पास अवेलेबल होगा 27th डे से, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ से 1/4/2024 को आपने 25 को ये फॉर्म फाइल किया, तो यहाँ से लेकर के 27/4/25 को ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप फॉर्म फाइल कर सकते हो। और जो लास्ट डेट होगा आपका 30/4/25 तक है, ये इस डेट को आपका लास्ट डेट माना जाएगा। यदि इस डेट तक आप फॉर्म फाइल नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। बट अवेलेबल कहाँ हो जाएगा, 27 तारीख से ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और 30 तक अवेलेबल होगा, 30 के बाद करोगे तो आपको फाइलिंग फी पे करना पड़ जाएगा। तो होप कि ये चीज़ क्लियर है, और इसी तरीके से इवेंट से रिपीट होता रहेगा जब तक कि आपका सीआरपी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। गाइस, होप कि ये फॉर्म क्लियर हो गया होगा। नाउ जो सीआरपी फॉर्म 8 है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि सीआरपी फॉर्म 8 क्या है। तो बेसिकली गाइज, इस फॉर्म के अंदर हमारे को रिपोर्टिंग करना होता है, फाइलिंग ऑफ अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन एंड फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन। इस फॉर्म्स के अंदर हमारे को डिटेल्स ऑफ ओपिनियन एंड डिटर्मिनेशन अंडर रेगुलेशन 35 पे ऑन और बिफोर 140th डे, 140वां दिन तक हमने अवॉइडेंस एप्लीकेशन फाइल किया नहीं किया, कुछ भी किया, मीन्स ये कहता है कि 140 दिन तक हमारे को अवॉइडेंस एप्लीकेशन फाइल कर देनी चाहिए, ठीक है। यदि हम अवॉइडेंस एप्लीकेशन 140th डे फ्रॉम द आईसीडी, ठीक है, ऑफ आईसीडी यदि नहीं कर पाते हैं, तो हमारे को क्या करना है, सीआरपी फॉर्म 8 फाइल करना है, ठीक है। 147th डे तक हमारे को सीआरपी फॉर्म 8 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी ये बात है कि 140वें दिन तक आपको अवॉइडेंस एप्लीकेशन की डिटेल्स फाइल, अवॉइडेंस एप्लीकेशन फाइल कर देनी चाहिए। यदि आपको 140वें दिन तक आप अवॉइडेंस एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाते हो, और मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो पाता है बिकॉज इसमें डिटर्मिनेशन नहीं हो पाती है, डिटर्मिनेशन वेदर देयर इज अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन इन सीडी और नॉट, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है, ट्रांजेक्शन ऑडिटर सारे चीज को चेकआउट करते हैं और एक अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। बट थिंग इज दैट कि टाइम लग भी रहा है तो भी लॉ कहती है कि आपको 140 दिन तक करनी चाहिए। नहीं कर पाती हो तो उसका रिपोर्टिंग करो सीआरपी फॉर्म 8 के अंदर टू द आईपीपीआई, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसके अंदर जो डिटेल्स है, डिटेल्स कब हमने फॉर्म किया, डिटर्मिनेशन कब हुआ, ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन है। अगेन, फॉर्म शैल बी फाइल्ड बाई आईआरपी एंड टाइमलाइन विद इन 7 days फ्रॉम 140th डे, तो 147th डे तक आपको करना है। कंक्लूजन यही है कि रेगुलेशन 40B इंश्योर सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस थ्रू द CIRP. नॉन कंप्लायंसेस कैन लीड टू द फाइनेंशियल पोटेंशियल penalties, removal of RP. So these can be the consequences. देखो, मेन दो consequences हैं कि आपको फाइलिंग फी देना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी थोड़ी सी रेपुटेशन खराब होती है, तो वो तो क्या ही करोगे। यदि नॉन कंप्लाइंस हुआ तो जानेंगे लोग कि भाई इस आरपी की कंप्लाइंस प्रॉपर नहीं होता है। तो गाइज, ये था हमारे कुछ एक फॉर्म्स सीआरपी 1 से लेकर के सीआरपी 8 तक। मैंने आपको एक कोशिश किया कि ये फॉर्म्स आप समझ पाए, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रेगुलेशन 40B आप देखें, और इसके साथ साथ आईबीबीआई ने डिटेल्स एक वो टाइप का दे रखा है फॉर्म्स और सर्कुलर दे रखा है, उसमें आप फॉर्म्स को देखें, उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें देने हैं। तो thank you very much for watching these videos, and if you think video is important, please give us a thumbs up and circulate with your friends जो IBC में काम कर रहे हैं, उनको भी इससे फायदा होगा। Thank you very much guys for watching.